अगर 370 हट सकता है तो वक्फ बोर्ड भी हट सकता है। पाकिस्तान में इस तरीके से कोई कानून नहीं है उनके अल्पसंख्यकों के लिए, बांग्लादेश में कोई कानून नहीं है उनके अल्पसंख्यकों के लिए कि ये जो कानून है ये खत्म ही हो जाना चाहिए और सिरे से खत्म हो जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो हमारे देश के मुसलमान ज़्यादातर अनएजुकेटेड क्यों हैं? कि हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान में भी तो हिंदू है, जी बिल्कुल, तो वहाँ पर भी तो हिंदू के अधिकार के रक्षण के लिए क्या कोई कानून है? बांग्लादेश में भी हिंदू है, वहाँ पे भी उनके अधिकार के लिए कोई कानून है? ये हिंदुस्तान ने क्या ठेका लिया है कि बस एक वक्फ बोर्ड आपने बना दिया, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। और संवैधानिक आधार है तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से 370 हट गया उससे भी आसान तरीके से ये कानून हट सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है उनके हिसाब से आप अगर देखने जाओगे तो कुछ हिंदू मंदिरों पर भी उसने दावा ठोक दिया, तो क्या ये संयुक्तिक है? क्या इसका कोई लॉजिकल आपके पास कोई जवाब है? ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से ये हट है। अच्छा, हाँ ये हट है और बाकी कुछ नहीं है। तो इस हट को कैसे दूर करें? वो जो संसद है अपने देश में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है, हमारी जनता की आवाज जो है वो संसद है। अगर हमारे वहाँ पर प्रतिनिधि है तो मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के भी प्रतिनिधि है, अगर हमारी आवाज है तो उनकी भी आवाज है, जो सही आवाज है वो सुनी जाएगी। ये देश बहुमत पे चलता है। अगर संसद में बहुमत है, लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत है, तो ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको रोक सकती है? इसलिए मुझे नहीं लगता कि मिरेकल। लेकिन सर सवाल उठता है कि मोदी जी जिस तरीके से मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं, वो तो गलत है ना। ये इस्लाम में छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? एक तरफ ओवैसी हो गए, बाकी जो तमाम नेता हो गए, वो बोले गलत तरीके से काम किया जा रहा है। ये देखिए एक तरीके से छलावा है, कोई किसी के पीछे पड़ा नहीं है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की या आप कहें तो सनातन धर्म के जो संरक्षक है उन लोगों की सरकार है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के पीछे पड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चलाया है, तो उस तरीके से आप देखिएगा वहाँ पर मुसलमानों की संख्या है कितनी, और उस संख्या के बावजूद अगर वो प्रदेश अगर चल सकता है तो आप देखिएगा देश क्यों नहीं चल सकता। अच्छा, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके से करेंगे? क्योंकि लड़ाई का नाम मत दो, ये सैद्धांतिक लड़ाई है। अच्छा। ये हाथ पैर और कोई हाथ में कृपाण और आपने तलवार उठा के कोई अस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। और इसके पीछे 1947 का जो धर्म के आधारित जो ये देश का बंटवारा हुआ था वो इसका मूल है। अच्छा। अगर 370 हट सकता है, मैं पुनश्च मेरी बात दोहराता हूँ, अगर 370 हट सकता है तो वक्फ बोर्ड भी हट सकता है। आप बोल रहे लड़ाई नहीं, लड़ाई इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि संभल में किस तरीके से मस्जिद के सर्वे करने के लिए पुलिस गई थी, तो वहाँ पे एक समाज जो है मुसलमान समाज पत्थर लेके दौड़ गया था मारने के लिए, वो मारा भी। तो इस सड़कों पे इस तरीके से अगर उनके ऊपर कुछ लगता है कि इस्लाम के खिलाफ आ रहा है तो हाथ में पत्थर आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। तो लड़ाई तो कहीं ना कहीं से हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा होमवर्क करा है, लेकिन आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि जम्मू कश्मीर भी वो भूमि है जहाँ पर मुसलमानों की अपने आप में बहुमत है, और इस बहुमत का आधार लेते हुए उन्होंने हर शुक्रवार की नमाज के बाद वहाँ पर मस्जिद की नमाज करने के बाद लोग बाहर आए और उन्होंने पत्थर उछाला। अगर वो रुक सकता है, आज आपको देखिएगा इस तरीके का कोई मामला नहीं दिख रहा है। तो संभल का जो मामला है वो कुछ एक्साइटेड लोग जो है हमारे भीतर जो लोग होते हैं उन लोगों ने कुछ देर के लिए लोगों की भावना को आक्रोशित करके इस तरीके से वो कदम उठाया, लेकिन वहाँ पे शांति प्रस्तावित हो चुकी है। अच्छा, तो हर जगह पे आप संभल का उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन हर जगह पे आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से शांति कायम हुई और आज एक अमन प्रदेश के रूप में उसकी पहचान स्थापित हुई है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए पूरी तरीके से? नहीं सर, सुधार की क्या बात है, खत्म ही कर दो, खत्म ही कर दो। जब पाकिस्तान में इस तरीके से कोई कानून नहीं है उनके अल्पसंख्यकों के लिए, बांग्लादेश में कोई कानून नहीं है उनके अल्पसंख्यकों के लिए, तो यहाँ पर ऐसे कौन से कानून? और वक्फ बोर्ड व्हाट, वो तो एक तुम्हारे, और दूसरी बात क्या है, इतने उल जुलूल उनको अधिकार दे दिए गए हैं कि अधिकार के खिलाफ तो खुद मुझे लगता है कि कुछ मुसलमान को भी लगता होगा कि इतने अधिकार हमको मिले हैं, तो उनको आश्चर्यचकित हुआ जैसा लगता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानून है ये खत्म ही हो जाना चाहिए और सिरे से खत्म हो जाना चाहिए, सिरे से खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब बात हो रही है कि सुधार करनी है, कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो पूरा खत्म करना इतना जल्दी चीजें होती है सर। आपको दो चीजें होती है कि कोई भी चीज अचानक से आप खत्म भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो हो सकता है कि संसद के अंदर जब ये कानून रखा जाएगा उसके ऊपर चर्चा होगी, तो संभव है कि वहाँ पर कोई ना कोई एक आधी कमेटी बनेगी और कमेटी के समक्ष, स्थायी कमेटी के समक्ष जब इशू रखेंगे तो हो सकता है कि स्टेप नंबर 1 हो सकता है कि जैसे आप बोल रहे सुधारो, लेकिन मेरे जैसा जो मानस है जो आज एक्साइटेड है कि देश में
मोदी की सरकार है, हाँ। प्रदेश में देवेंद्र की सरकार है, हाँ। नरेंद्र और देवेंद्र की सरकार इस देश में अगर चल सकती है जी। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ। यहाँ पे सुधार की गुंजाइश कहीं नहीं रखनी चाहिए। हाँ। और यहाँ पे आप जैसा बोलते हैं हाँ। ये कानून खत्म ही हो जाना चाहिए। खत्म ही होना चाहिए, मतलब आपके बोलने का मतलब कि शपथ लेने के बाद पहली कार्रवाई जो है इस पे ही करनी चाहिए। सर ऐसा नहीं है, हाँ। अगर ऐसा किए तो दिखेगा कि इट इज नथिंग बट अ टारगेट। हाँ। जैसे कि आपने बोला था कि कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा रहा बिल्कुल। है, तो सर ये टारगेट की बात नहीं है, अच्छा। ये देश बनाने की बात है। हाँ। हम राजीव गांधी के सपनों को आज याद रखते हैं, भले भी हम बीजेपी के हो। हाँ। सपना उनका ये था जी। कि 21वीं शताब्दी का भारत। बिल्कुल। एपीजे कलाम आजाद ने भी लिखा है हाँ। कि विजन 2020। जी। ये दो चीजें अगर हमको कामयाब करने जी। हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलते टारगेट, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ टारगेट। ये टारगेट को लेके न चले, बड़े प्रेम और सद्भाव से भी बिल्कुल। ये जो मामला है जी। इसका पटाक्षेप किया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा हाँ। यहाँ के मंच के ऊपर जी। ऐसे कोई धर्म का प्रतिनिधि नहीं था हाँ। जो वहाँ पर उपस्थित नहीं था। जी। यानी इसका मतलब ये है कि देश के अंदर शांति है, जी। सौहार्द है, जी। एक दूसरे के लिए सहानुभूति है, प्यार है, प्रेम है, ममता है, सारी कुछ है। जी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये संतों की भूमि है हाँ। और ये एक धर्म की भूमि जी। है और यहाँ पर बुद्ध की भूमि है। जी। शांति और अहिंसा और करुणा के यहाँ पे संदेश जाता है। बिल्कुल। इस देश की भूमि में हाँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जी। जिसको आप इम्पॉसिबल कह सके। पहला काम क्या चाहते हो कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ ले लिए हैं, जो पहला काम करें, पहला कौन सा काम करना चाहिए आपके हिसाब से? सर अब सामाजिक राय जो है, हाँ। मैं तो ये कहूँगा हाँ। कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो एजेंडा चलाया है, हाँ। लाड़की बहन के माध्यम से इनको काफ़ी लोकप्रियता मिली है। जी। पर ये सारे सिनेरियो में जी। जब मैं देखता जी। हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि किसान और सामान्य मानुष, हाँ। जो सामान्य आदमी है, जी। वो कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है। हाँ। तो अगर ये सरकार बनी है हाँ। और बहुत अच्छी बात है कि एकनाथ जी शिंदे ने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया है, जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत जा रहा है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है जी। ये सरकार अगर लाड़के बहन की आवाज बनती है हाँ। तो ये सरकार किसानों की आवाज भी बने हाँ। और लाड़की बहन और किसान हाँ। इसके साथ साथ आम जनता की आवाज बने। आम जनता की आवाज। आपसे बात करूंगा मैम, ये बताइए कि अब देवेंद्र जी तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिस तरीके से लाड़की बहनाओं को पैसा दिया जा रहा था, उनके खातों में पैसे जा रहे थे, तो भर भर के आप लोगों ने वोट किया, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या चाहती है अब, क्या चाहती है देवेंद्र जी के साथ कि कैसा काम करे आप लोगों के लिए, क्या करें? वो आगे भी ऐसे ही लाड़की बहन के जैसे बाकी भी सभी महिलाओं के लिए हाँ। ऐसे अच्छे काम और आगे करते जाए, यही बस। और अच्छे काम करते और जाएं, अच्छे काम। और पैसे भेजते जाएं। नहीं पैसे नहीं, पैसे हाँ। भेजेंगे सरकार गरीब हो जाएगी। अच्छा। ऐसे भेजते हाँ। रहे तो मतलब काम करे, गरीबों के लिए काम करे, महंगाई गरीबों के लिए काम करे, किसान के लिए काम करे। संविधान में जो भी है संविधान के हिसाब से काम होगा। आपने इतने सारे सवाल पूछे जी। पर लास्ट में ये सवाल नहीं पूछा कि हर बार आप ऐसे पूछ रहे थे कि उनको कुछ बोलना चाहिए, हाँ। पर उन्होंने हाँ। सही जवाब दिया सारों सवालों का आपका। हाँ। मैं उसका सवाल दूंगा लास्ट में। जी। सरकार संविधान से चलेगी हाँ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके हिसाब से चलेगी। हाँ। उसके कायदा में जो भी आएगा हाँ। उसको देवेंद्र भाई डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हाँ। और उसके साथ ये सारी जनता, भारतीय जनता पार्टी, हाँ। हिंदू हाँ। और सारे बहुजन उनके साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। हाँ। लेकिन संविधान सरकार जो है, देश जो है संविधान से ही चलता है, ऐसा आप भी मानते हैं, ऐसा सब लोग मानते हैं, लेकिन कुछ तबका है इसको नहीं मानता, बोलता है सरकार कुछ फैसला लेगी, अगर वो हमारे धर्म के खिलाफ आएगा तो हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, तो क्या करिएगा आप लोग? कुछ लोग हैं ना, हाँ। उनको आप जैसे लोग मीडिया वाले गरम करते हैं, हाँ। उनको खराब करते। हम खराब करते हैं। हाँ। अच्छा। क्योंकि देखिए आपने उनको इतने सवाल पूछे, हाँ। सवाल में सारी बातें विरोधों की थी। हाँ। वो आपने बार बार उनको पूछा कि कुछ मुसलमानों ने पत्थर मारा, हाँ। पर हिंदुओं की बात नहीं की ना वहाँ पे आपने। हिंदुओं की बात करनी चाहिए, तो उनको उन्होंने पत्थर नहीं मारा तो कहाँ से बात कर दूंगा? हिंदुओं ने पत्थर नहीं मारा तो जबरदस्ती बोल नहीं दूं। मारा ना। हाँ, नहीं जबरदस्ती बोल दो कि मारा। सुने आपने उनको क्या पूछा? हाँ, उसको कि एग्जाम्पल दिया मैंने। कुछ जगह पे, एक जगह पे कुछ नहीं, एक जगह पे सैकड़ों जगह पे होते हैं, लेकिन एक जगह पे मैंने एग्जाम्पल दिया सुनिए, आपको। अनाधिकृत मस्जिद पे काम करने का जो हाँ। महापालिका ने काम किया था, जी। उसके ऊपर काम करना ये महापालिका का काम है। हाँ। जो अनाधिकृत है, घर भी तोड़े जाते हैं, बिल्डिंग तोड़ी जाती है। भाई साहब, आप इससे बात कर रहे हो, जो आपके मुख्यमंत्री जब आपने शपथ लिया वो खुद बोलते हैं जागो हिंदू जागो, हिंदुओं की बात करते हैं, सिर्फ वो रहोगे तो एक रहोगे, सेफ रहोगे बात करते हैं वो, तो आप मुझे बोल रहे हैं, वो खुद बोलते हैं एक है तो सेफ है, ये नारा आपने देखा नहीं? आप ये नारा देखा नहीं? एक है तो सेफ है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेगा तो सेफ रहेगा, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा तो हम सेफ रहेंगे, ये नारा था। बाकी के मीडियाओं ने उसे गलत तरीके से लिया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने जो बोला वो गलत था, या आपकी सोच नहीं,
कुछ लोगों की भड़काने की सोच थी, वो गलत थी। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे ये नारा विरोधकों के लिए नहीं था, मुसलमानों के लिए नहीं था, ये नारा सारे देशवासियों के लिए था कि हमें बाहर के लोग जो आके आतंकवादी तकलीफ देते, हम सब एक साथ रहेंगे तो हमें कोई नहीं तकलीफ देगा। नहीं, आपने जो अभी बोला इनको कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो हिंदुओं की बात करते हैं, मैं नागपुर से हूँ। अच्छा। आप पता नहीं कहाँ के हैं। अगर आप नागपुर जाओगे, आप यूपी से है, आप नागपुर अगर जाओगे वहाँ पर आप देखोगे कि नागपुर में अच्छी खासी जनसंख्या ये मुसलमान तबके की है, अच्छी खासी जनसंख्या ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायियों की है। तो इन सारे के बावजूद आप देखोगे नितिन गडकरी चुनकर आते हैं, देवेंद्र फडणवीस चुन के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की 8-8 सीटें वहाँ से निकल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि समाज का सारा वर्ग हो जो संविधान को मानता है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानता है, वो सारा का सारा वर्ग उनके साथ है। और आप उनको इस तरीके से आरोपित नहीं कर सकते कि वो अकेले हिंदू की बात करेगा। आप एक हवाला दे सकते हैं कि उन्होंने जागो हिंदू जागो का जो गाना बोला था, तो वो ऐसी बातें तो होती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का विरोध करते हैं। आप इतना बोल सकते हैं कि ज्यादा समर्थन किसका कर सकते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब? पहले आप कैमरा ही चलाओ, चालू कर लो अपना। आप बोलिए, आप नाम बताइए। मैं किशोर आयरे, भारतीय जनता पार्टी वाइस। कहाँ से आए हैं आप? पुणे से। पुणे से आए हैं आप? जी। इस शपथ ग्रहण में बिल्कुल, शपथ हमारे सब महाराष्ट्र के लोगों की थी कि हम एक है, एक रहेंगे, एक है, एक रहेंगे, यही शपथ थी हमारी। और हम नहीं थे क्या? पहले तुम लोगों ने जो किया है आज तक, वो बांट देने का किस्सा किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने किया है वो एक करने का किस्सा किया है। अच्छा। कुछ भी बातें मीडिया में छोटी सी बातें आई, आप गलत नहीं मानने का, लेकिन उसको डाइवर्ट करने का। क्योंकि शक्कर को ही चिट्ठी लगती है, मीठे लोगों को ही छीना जाता है, गिना जाता है। लेकिन ये बात नहीं उनकी ग्रहण किया जाता है कि वो अच्छे लोग हैं। अच्छा। लेकिन लोग, उनकी जनता उनका साथ देती है। ये आज का नजारा वही है, ना भूतो ना भविष्य थी। 1947 से लेकर आज तक का इतिहास में ये पहली बार हुआ कि यहाँ पे लोगों को चलने के लिए जगह नहीं थी। आपको तो खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। ये बात है, ये इतिहास है, ये गवाह है, ये जनता दे रही है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल पक्का। इतना बड़ा जीत, इतनी बड़ी जीत हासिल की बीजेपी ने, और जो महायुति की सरकार रही है, लेकिन अब तो शपथ लिया है, तो क्या चाहते हैं आप लोग देवेंद्र जी से? आपकी क्या उम्मीद है इस बार? देवेंद्र जी ने जो किया है, मैं एक ही उदाहरण बताएगा, ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। जो आपने कभी गया नहीं होंगे तो एक बार अटल सेतु पे जाके आओ, अटल सेतु पे जाके आओ, कोस्टल रोड पे जाके आओ, तो क्या नजारा किया है। अभी तो जनता ने हमको 5 साल का मौका दिया है, तो हम 100% चौका नहीं सिक्सर लगाएंगे। सिक्सर लगाएंगे। यस यस यस। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, हमारे देश को अगर हम सेक्युलर अगर मानते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर जाति को हम ये ना कहे कि भाई ये जाति को, भाई ये जाति का जमीन अलग ही रहेगा। एक आदमी मर जाएगा एक पर्टिकुलर कास्ट का, जैसे मैं हिंदू, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरा जमीन देश का हो जाता है। पर अगर एक मुसलमान मर जाता है तो उसकी जमीन वक्फ को कैसे जानी चाहिए? अच्छा। आज अगर कहा जाता है कि अकबर का जमीन, अकबर का जो भी प्रॉपर्टी है वो वक्फ का है, तो अकबर से पहले जो हिंदू राजा विक्रमादित्य वगैरह हैं, उनकी जमीन किसकी है फिर? वो भी तो हिंदुओं की जमीन है। तो वक्फ बोर्ड का मान्यता ही नहीं है कोई। वक्फ बोर्ड किसी जमीन पे क्लेम कर ही नहीं सकता। अच्छा। वक्फ का नियम क्या है? अगर किसी मुसलमानी जमीन, अगर मुसलमान जमीन का मालिक अगर मर जाता है तो उसकी जमीन मुसलमान को ही मिलनी चाहिए या वक्फ को ही जाना चाहिए। अच्छा। मेरा कहना है क्यों वो भारत सरकार को जाना चाहिए। लेकिन इस पे सवाल उठता है कि अब इसका विरोध भी करते हैं मुसलमान समाज के लोग, बोलते हैं कि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है जो इसको बदल दिया जाएगा, इस्लाम में छेड़छाड़ करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया। सही बात है, मुसलमानों के बाप की ही ये है। जो मुसलमान आज के डेट में बने हुए हैं, उनके दादा परदादा जो थे वो हिंदू ही थे एक जमाने में, कहीं ना कहीं। तो उनके परदादा की जमीन थी, तो ये तो उनके बाप दादा की जमीन है ना, यानी वो हिंदुओं की जमीन है। अच्छा। लेकिन तो मेरा तरीके से वक्फ बोर्ड जहाँ पे अपना वक्फ बोर्ड पे आज तक कोई भी वक्फ बोर्ड, कोई भी स्कूल नहीं बनाया है। अगर वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है, बनाया है, वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो हमारे देश के मुसलमान ज्यादातर अनएजुकेटेड क्यों है? अच्छा। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, अगर वो चाहेंगे तो हमारे देश के मुसलमानों को पढ़ा लिखा के मजबूत बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। अच्छा। आज देश में कई लोग उनको टैग देते कि पंचर वाला है। पंचर वाला क्यों है? हमारे देश के मुसलमान को एपीजे अब्दुल कलाम आजाद बनना चाहिए। जी बिल्कुल। ना कि पंचर वाला। देखा होगा बनारस में 115 साल पुराना एक कॉलेज है, उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया कि हमारी जमीन है ये। मैं बोल रहा हूँ वक्फ बोर्ड है ही नहीं।
वक्फ बोर्ड तो फालतू में कांग्रेस गवर्नमेंट ने हिंदू मुसलमान को भिड़ाने के लिए आपस में बनाया है। अच्छा, हाँ। समझे? जैसे आज भारत सरकार अगर आपको ही कोई चीज दे दे जी, बिल्कुल। और 20 साल बाद बोले भाई ये वापस करो हमको, आप दोगे? हाँ। सिंपल चीज, आज के तारीख में अगर एक भाड़े से कोई भाड़ुतरी अगर घुस जाता है मकान में, जी। उसको खाली कराने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ। तो वक्फ बोर्ड से संपत्ति वापस लेने के लिए बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। इतना आसानी से मुसलमान नहीं देंगे। जी, बिल्कुल। हालांकि मुसलमान लोग उसका बेस लेवल समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो वो चीज जिस दिन मुसलमान समझेगा उस दिन देशभक्त मुसलमान सामने से देगा।